नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। देश के अंतिम छोर पर सीमावर्ती गांवों को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रही है। आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। देखेंगे कि अमित शाह ने इस मौके पर देश के दुश्मनों को क्या संदेश दिया। बीजेपी और कांग्रेस में चल रही जुबानी जंग की भी खबरें होंगी, तो साथ ही कर्नाटक के सियासी घमासान की भी। आज से हम कर्नाटक के चुनावी रण पर अपना खास सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें होगी हर चुनावी हलचल और उसका विश्लेषण। लेकिन सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस। अरुणाचल प्रदेश दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का किया शुभारंभ। स्वर्ण जयंती सीमा प्रकाश कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश की 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का भी उद्घाटन। कहा, जमीन हथियाने का जमाना अब गया, आज सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान के हवाले से बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। पूछा, देश जानना चाहता है राहुल विदेशों में किन किन व्यापारियों से मुलाकात करते हैं। बोफोर्स, क्वात्रोची और नेशनल हेराल्ड केस जैसे मसलों पर राहुल की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारों में अडानी के ठेकों पर क्यों है चुप। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा मामले में ममता बनर्जी सरकार पर सवाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ममता सरकार को प्रशासनिक विफलता का बताया जिम्मेदार। कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस सूरत में सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं। देश के कुछ राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा के बाद सतर्कता बढ़ी। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस और आरपीएफ ने किया फ्लैग मार्च, धारा 144 लागू। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुई हिंसा और हत्या के विरोध में सोमवार को वीएचपी के राज्य बंद का दिखा असर। हरियाणा के सोनीपत में गन्नौर क्षेत्र के गांव में भी भड़की हिंसा। अग्निपथ योजना पर लगी देश की सर्वोच्च अदालत की मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को किया खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर। कहा, सार्वजनिक हित अन्य विचारों से अधिक अहम। योजना से पहले रक्षा भारती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए देश भर के तमाम अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल। अस्पतालों में कोविड-19 के रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियां हुआ आकलन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मॉक ड्रिल का लिया जायजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल ग्रासरूट्स इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड्स किए प्रदान। कहा, भारत ने नवाचार के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, स्टार्टअप के क्षेत्र में जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो 9 सालों में हुआ। भारत दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमेन जापरोवा ने विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव संजय वर्मा से दिल्ली में की मुलाकात। ये युद्ध का युग नहीं है वाले पीएम मोदी के बयान का किया समर्थन। कहा, वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत वास्तव में दुनिया का विश्व गुरु। देश के सीमावर्ती गांवों को और मजबूत बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की। साथ ही स्वर्ण जयंती सीमा प्रकाश कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश की 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह ने दुश्मन को सीधा ललकारा और कहा कि जमीन हथियाने का जमाना अब गया, आज सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता। अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पहचान किए गए सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए मदद करेगा और उन्हें अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा,
जिससे इन गांवों में पलायन रुक सके और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी मदद मिल सके। अमित शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है, जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों में रोजगार और विकास सुनिश्चित करने के लिए पलायन रोकने के लिए की। हर गांव में बसे हुए, हमारे वाइब्रेंट विलेज में बसे हुए हर व्यक्ति की सुविधाओं की चिंता भारत सरकार करेगी, अरुणाचल सरकार करेगी। विभिन्न योजनाएं जो हैं, चाहे बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे बैंक पहुंचानी है, चाहे बिजली पहुंचानी है, चाहे शौचालय पहुंचाना है, चाहे घर के अंदर गैस पहुंचाना है, चाहे रोजगारी देनी है, ये सभी योजनाओं में 100% पूर्तता ये 3 साल के अंदर हम वाइब्रेंट विलेज के अंदर कर देंगे। इसका मतलब ये सीमावर्ती गांव में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां जल नल से नहीं पहुंचेगा, जहां बिजली नहीं होगी, जहां गैस का सिलेंडर नहीं होगा और जहां पर रोजगारी के लिए अनेक प्रकार के नए कार्यक्रम शुरू नहीं किए होंगे। शाह ने कहा कि पहले इन गांवों में वीरानी होती जा रही थी, लेकिन मोदी सरकार की योजनाओं से ये गांव अब आबाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दूरियां कम करने का काम कर रही है। शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को वाइब्रेंट विलेज में रात रुकने का कार्यक्रम बनाने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को अशांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की लुक ईस्ट नीति के कारण अब पूर्वोत्तर एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो देश के विकास में योगदान दे रहा है। 2014 के पहले एक समस्या युक्त, समस्याग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, मगर 9 साल के अंदर ही मोदी जी की लुक ईस्ट पॉलिसी के कारण नॉर्थ ईस्ट अब समस्या युक्त क्षेत्र नहीं माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट देश के विकास में कंट्रीब्यूट करने वाले क्षेत्र के रूप में पूरा देश आज नॉर्थ ईस्ट को जान रहा है। और इसका मेन कारण है, एक जमाने में दिल्ली में बैठे हुए नेताओं की आलस के कारण, गलत दृष्टिकोण के कारण एक क्षेत्र विवादित था, उग्रवादी से ग्रस्त था और यहां पर शांति नहीं थी, विकास नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज विवाद समाप्त हो रहे हैं, उग्रवाद समाप्त हो रहा है और विकास और शांति के नए युग की शुरुआत हो रही है। अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों की देशभक्ति की तारीफ की और कहा कि उनकी वजह से ही कोई हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। उन्होंने सुरक्षा बलों की सराहना की और कहा कि आज उनकी वजह से सीमाएं सुरक्षित हैं। अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने किबुतु में स्वर्ण जयंती सीमा प्रकाश कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार के 9 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के सशक्तिकरण में मदद करेंगी। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में लिकाबाली, छपरा में बिहार, केरल में नूराडन और विशाखापट्टनम में बुनियादी ढांचे के सशक्त करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 25-26 के बीच सड़क संपर्क के लिए खास तौर पर 2500 करोड़ रुपए सहित कुल 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय योगदान के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अपनी मंजूरी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल प्रदेश पहुंचना और अरुणाचल प्रदेश के एक गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करने के क्या है मायने, क्या संकेत हैं, क्यों ये बेहद महत्वपूर्ण है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या। सरकार देश के सीमावर्ती गांव को सशक्त बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर आई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। केंद्र सरकार सीमावर्ती गांवों को
सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। गांवों के लिए व्यापक विकास की योजना है इस कार्यक्रम के तहत। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए ये योजना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए भी इस योजना में तमाम प्रावधान किए गए हैं। सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों की इस प्रोग्राम के लिए पहचान की गई है। 3 चरणों में यह पूरा प्रोग्राम होगा। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है। इन गांवों में किस तरह से विकास के तमाम उन आयामों को पूरा किया जाएगा, इनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस पूरे प्रोग्राम से इस इलाके के लोगों को अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा ये प्रोग्राम। यानी कि सबसे बड़ा काम जो होगा वो पलायन रुकेगा। योजना से इन गांवों से पलायन रुकेगा ही नहीं, बल्कि सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी इस कार्यक्रम से मदद मिलेगी। केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं पर 100% अमल को सुनिश्चित किया जाएगा। चिन्हित गांवों के लिए विशेष कार्य योजना भी बनाई गई है। साथ ही बताया आपको कि वित्त वर्ष 22-23 से 25-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए के केंद्रीय योगदान का प्रावधान किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में। और इसी में अलग से एक तरह से सड़क संपर्क के लिए विशेष रूप से 2500 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। आइए जिन क्षेत्रों पर इस पूरे प्रोग्राम में फोकस रहेगा उस पर भी एक नजर डालते हैं। मुख्य उद्देश्य भारतीय सीमा से जुड़े गांव में विकास को बढ़ावा देना है। इसमें सबसे बड़ा जो एक तरह से एक कह सकते हैं एक पहलू जो है वो सड़क संपर्क है। इन गांवों को सरकार रोड कनेक्टिविटी से जोड़ेगी। पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा, इसमें लगातार काम किया जाएगा। बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। इसका सिर्फ फायदा वहां रहने वालों को नहीं होगा, बल्कि तमाम सुरक्षा कर्मी जो वहां पर मौजूद हैं उनके लिए भी इससे बेहद मदद होगी। इन इलाकों को और मजबूत किया जा सकेगा, लोगों के पलायन को रोका जा सकेगा, पर्यटन को इसमें एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे जिनसे कि लोगों को सुविधा हो तमाम योजनाओं का फायदा लेने के लिए भी। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य कल्याण केंद्र से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम के तहत। आज अमित शाह का अरुणाचल प्रदेश का दौरा क्यों अहम है? अरुणाचल दौरा अमित शाह ने भारत चीन सीमा से लगते गांव किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस गांव से चीनी सीमा महज 1 किलोमीटर दूर है। चीन बॉर्डर से सटा हुआ है ये इलाका। चीन के कदमों से LAC पर तनाव है। हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की चीन की सेना की जो हरकतें रही हैं, और हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम जारी करके एक तरह से भारत का जो लगातार स्टैंड अरुणाचल प्रदेश को लेकर रहा है उकसाने की एक कोशिश की है। इस कोशिश में भी भारत ने दो टूक जवाब दिया और इसे खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। अमित शाह का चीन को यहां से एक बार फिर जवाब दिया है। उन्होंने बहुत साफ कहा कि सुई की नोक के बराबर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि पर कोई अतिक्रमण कर सकता था। सीमा की मजबूती के अभियान के तहत भारत ने सीमावर्ती इलाकों में रफ्तार बढ़ाई है। चीनी सेना ने कई बार अलग अलग जगहों पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश की है, जिसे भारत ने धता बताया है। अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में निगरानी तंत्र को भी मजबूती मिलेगी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से। तो इस तरह से तमाम सीमावर्ती इलाकों को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, साथ ही साथ इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन तक उन तमाम सुविधाओं को पहुंचाना, जिससे कि जो एक दूरी रही है। बहुत साफ अमित शाह ने आज इस मौके पर कहा कि भारत में वो सोच बदली है जिस सोच में अरुणाचल प्रदेश के इस गांव को पहले ये कहा जाता था कि भारत के एक छोर पे, आखिरी छोर पे है। उन्होंने कहा कि अब ये संदेश यहां से जाता है कि यहां से, इस गांव से भारत की शुरुआत होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए DT न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान। कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान। कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान। मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। तुम माँ तो नहीं हो, पर तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने मेरे बच्चे को रोगों से बचाया है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुमने हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाई है। तुम सिर्फ नल नहीं, हमारा बेहतर आज और कल हो। प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान के हवाले से बीजेपी ने फिर से राहुल गांधी पर हमला किया है। बीजेपी ने पूछा है कि देश जानना चाहता है कि राहुल विदेशों में किन किन व्यापारियों से मुलाकात करते हैं। बीजेपी ने राहुल पर वार किया और कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारों में अडानी के ठेकों पर राहुल क्यों चुप हैं। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के दावे पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने आजाद के दावे के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवालों की बौछार कर दी है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में किन किन व्यापारियों से मुलाकात करते हैं, इसके बारे में देश जानना चाहता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल जब भी विदेश से लौटते हैं तो उनका हमला भारत, पीएम मोदी के ऊपर और तेज हो जाता है। क्या राहुल गांधी भारत विरोधी व्यवसायियों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं? राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ये देश जरूर जानना चाहेगा और हम चाहेंगे कि ये बात सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि राहुल गांधी जी जब भी विदेश जाते हैं तो किस तरह के अनडिजायरेबल एलिमेंट से, बिजनेसमैन से, अवांछनीय बिजनेसमैन से वो मिलते हैं। दरअसल हाल में ही गुलाम नबी आजाद ने दावा किया था कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कई व्यापारियों से मिलते हैं। अब इसी को लेकर भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने गुलाम नबी आजाद का ऑडियो क्लिप भी सुनाया, जिसमें पूर्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बोल रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बोफोर्स केस, क्वात्रोची को भगाने और नेशनल हेराल्ड केस जैसे मसलों पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी ने आज तक बोफोर्स के खिलाफ कुछ कहा? आज तक कोतरोकी को कैसे भगाया गया हिंदुस्तान से, और कोर्ट के आदेश के बावजूद तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने अपने लॉ अफसर को भेजकर लंदन में जो उनका डील का मनी छुड़वाया बैंक से जो सीज था, इस पर कुछ कहा? 5,000 करोड़ की संपत्ति जो नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट की थी उसको उन्होंने फैमिली ट्रस्ट बना करके ले लिया और उनका सब लोन माफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आज उनकी और उनकी माता जी का 76% उसमें स्टेक है। उस पर क्रिमिनल केस चल रहा है, बेल नहीं मिला उनको। इस पर उनको क्या कहना है? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल बार बार अडानी का नाम लेते हैं, लेकिन अडानी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारों में बड़ा ठेका लिया है। इस पर राहुल गांधी की चुप्पी क्यों है? राहुल गांधी जवाब दें। 65,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश अडानी आपकी सरकार राजस्थान में कर रहे हैं कि नहीं, जहां अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं? अडानी का पोर्ट बन रहा है कि नहीं केरला में, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ओके किया और आज सीपीएम सीपीआई की सरकार उसको एग्जीक्यूट करवा रही है। अडानी को कोयला खदान का एक्सपेंशन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने दिया या नहीं दिया? बंगाल में भी 15,000 करोड़ का पूंजी निवेश हो रहा है। तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं इस पर।
आज तक जवाब नहीं देते हैं। रविशंकर प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नसीहत दी और कहा कि उनके गृह जिले नालंदा सासाराम में अभी तक तनाव है, वहां लोग परेशान हैं, लेकिन वो इफ्तार में लगे हैं। कि शोभा यात्रा भी निकले, ताजिया भी निकले, मुहर्रम भी निकले, नवरात्रि भी हो, शिवरात्रि भी हो, क्योंकि हिंदुस्तान की बगिया में कई फूल हैं, तो हर फूल को अपनी आस्था को मनाने का अधिकार है, वो अवसर मिलना चाहिए और आपको सुरक्षा भी देनी चाहिए। क्या संदेश दे रहे हैं आप कि आपके गृह जिला नालंदा या सासाराम में अभी तक तनाव है, लोग परेशान हैं, तो आप इफ्तार करिए, अभी आपका अधिकार है। गौरतलब है कि रामनवमी के दौरान बिहार के कई इलाकों में जमकर बवाल हुआ था। इसको लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्म है। बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पर है और हालात को न संभाल पाने के लिए नीतीश पर हमलावर है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा मामले में ममता बनर्जी सरकार पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ममता सरकार को प्रशासनिक विफलता का जिम्मेदार बताया और कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस सूरत में सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं। वहीं देश के कुछ राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा के बाद सतर्कता बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा के बाद ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने ममता बनर्जी सरकार को प्रशासनिक विफलता का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस सूरत में सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं। Mostly in relation to the disturbances and incidents that have taken place during the Ram Navami celebrations. We have seen the nature of violence, nature of attack, and what is more worrying is the occurrence of these type of instances is not alone in West Bengal. Various places it also take place. Police did not take any steps to prevent it. On the other hand, we have seen, and from the experience of the people also, that police either was mute spectator और वो रहने से वो जो लोग दंगा कर रहे थे उनको हिम्मत आया कि ये पुलिस वाले जब तक यहाँ हमको कुछ नहीं होगा हम उसको अटैक कर सकते। फैक्ट फाइंडिंग टीम की एक महिला सदस्य का कहना है कि क्या बंगाल सरकार जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती। आज तो यही रोक दिया गया है और हमें दुख की बात है, देखिए कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है पब्लिक को। क्या बंगाल सरकार अपनी पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचती? हम जरूर बात करेंगे और हम कहीं ना कहीं से हम उम्मीद करते हैं। बीते हफ्ते जब एनएचआरसी की टीम पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच करने हुगली पहुंची तो पुलिस ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस बीच देश के कुछ राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की खबरों के बाद प्रशासन अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुई हिंसा व हिंदू युवक की हत्या के विरोध में सोमवार को बीएचपी ने राज्य में बंद रखा। झारखंड के जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में स्थिति तनावपूर्ण है। सोमवार सुबह पुलिस और आरपीएफ ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण का दावा करते हुए पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगाते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवा पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। दो समुदायों में तनाव की शुरुआत शनिवार को हुई थी। उस दिन एक घटना के बाद दो समुदायों के बीच पथराव शुरू हो गया था और कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। Incident which took place last night. For that we have arrested around 50 plus miscreants. Police is taking all preventive measures. We have deployed police forces and magistrate at all sensitive locations wherever we see that there could be some problem. We are also having surveillance team with CCTV camera and drone cameras. So we are taking all necessary actions, and whosoever is involved in this incident, we will definitely take the strongest action possible. And there are 5 teams who are looking for the miscreants. बीजेपी ने इस मामले में राज्य सरकार पर हमला बोला है। Whatever has happened in Jamshedpur totally shows this government is totally practicing the policy of appeasement and vote bank politics. But we are telling you, Mr. Chief Minister, you have to put this
offenders under the book, you have to book them. Otherwise, we'll stage a massive protest throughout the state against your appeasement policies. छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में दो समुदायों के बीच हुए विवाद और 22 वर्ष के हिंदू युवक की हत्या के विरोध में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया। बंद का कई जिलों में खासा असर दिखा। व्यापारियों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठानें बंद रखकर बंद को पूरा समर्थन दिया। बंद के दौरान किसी भी तरह की विवाद की स्थिति न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। विरोध प्रदर्शन कर रहे विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जब तक हत्या करने वाले दोषियों को फांसी की सजा नहीं दी जाती, तब तक आगे भी विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जिस प्रकार से एक हिंदू युवक भुवनेश्वर साहू की नृशंस हत्या को लाठी डंडों और चाकुओं से गोद करके मारा गया, पुलिस की उपस्थिति में ऐसा कुछ हुआ। ये जो स्थितियां परिस्थितियां कांग्रेस शासित राज्य में बन रही हैं, तो उसके पीछे मूल कारण कोई मुस्लिम तुष्टीकरण या जिहादी तुष्टीकरण की हद है, जिसके कारण न सिर्फ जनता बल्कि वहां का पुलिस प्रशासन शासन भी जो है सुरक्षित नहीं है। आखिरकार ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कितने लोगों को निगलेगी? हिंदू समाज आज आंदोलित है। बीजेपी ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट से करने की मांग की है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की है। खुलेआम चौक में 15 लोगों ने मिलकर एक नवयुवक के चाकू भोंक कर हत्या की, लाठी डंडे से पीटा गया। ये जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे होती जा रही है। मुझे लगता है इसमें सरकार की असफलता है। सरकार समाज की सुरक्षा देने में असफल रही है और असामाजिक तत्वों का सीना चौड़ा होता जा रहा है। वहीं हरियाणा के सोनीपत में गन्नौर क्षेत्र के गांव सांदल कला में रविवार की देर रात दो समुदायों की झड़प में 9 लोग घायल हो गए। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। रांची और रायपुर ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज़। पश्चिम बंगाल में किस तरह समाज के कमजोर वर्गों पर सत्ताधारी टीएमसी पार्टी जुल्म कर रही है, यह हाल ही में आए इस वीडियो से जाहिर हो रहा है। भाजपा पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें 3 जनजातीय समुदाय की महिलाओं को जमीन पर लेटकर दंडवत परिक्रमा करते हुए दिखाया गया है। मजूमदार का आरोप है कि ये जनजातीय समुदाय की महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई थीं, लेकिन टीएमसी के दबंग कार्यकर्ताओं ने उनकी वापसी सुनिश्चित की। टीएमसी में वापसी के साथ ही दंड स्वरूप इन जनजातीय समुदाय की महिलाओं की ये दुर्गति की गई। इस बीच पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में 3 जनजातीय समुदाय महिलाओं पर निरंकुशता की घटना के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान को पत्र लिखा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं निरंकुशता के खिलाफ जांच और महिलाओं और आदिवासियों पर जुल्म करने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग करता हूं। और अब बात कोविड संक्रमण की। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए देश भर के तमाम अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल हुई। अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का आकलन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 प्रबंधन तैयारी के लिए सोमवार को देश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 प्रबंधन तैयारी के लिए उपलब्ध बेड, एम्बुलेंस उपकरण, दवाएं और कार्यबल का परीक्षण किया गया। इसके साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरणों और जीवन रक्षक उपकरणों की मॉक ड्रिल कर उनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित की गई। मॉक ड्रिल जो किया जाता है, ये देखना है कि हम और मेरी टीम अस्पताल की कितनी सचेत है। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसे हम कैसे रिसीव करते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे रिससिटेट करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। अभी हम लोग अपना व्यवस्था देख रहे हैं। जो हमारी व्यवस्था जो है, कोविड का यदि पेशेंट आ जाता है 10, 20, 15, 50 एक साथ, तो हम कैसे व्यवस्था करेंगे। तो हमारी ऑक्सीजन की तैयारी है, हमारी वेंटिलेटर की तैयारी है, हमारा ये 10 बेड डेजिग्नेटेड है। कोई भी पेशेंट आता है, पहले यहाँ आता है, उसको हम लोग एसेस करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों से बात की।
इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे कि दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता का आकलन किया। मंत्री जी से, पीएमओ से, हर जगह से बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है और किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन पर्याप्त है, मतलब काफ़ी ऑक्सीजन के, अब तो हमारा एक प्लांट भी लग गया, तो हमें पहले भी सेकंड वेव में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, अब तो हमारा प्लांट भी लग गया। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 की तैयारियों के लिए किए गए मॉक ड्रिल में कोविड के नियमों का पालन किया गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कोविड से निपटने की तैयारी को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इसी तरह अहमदाबाद के सिविल अस्पताल, हैदराबाद के गांधी अस्पताल, पटना के IGIMS, झज्जर स्थित एम्स और चेन्नई के राजीव गांधी राजकीय अस्पताल में कोविड को लेकर अस्पताल की क्या तैयारियां रही, इसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। ये बेसिकली कोविड प्रिपेयर्ड की कितना प्रिपेयर्ड है NCI झज्जर, उसके लिए किया है। उसको सांस में लेने में दिक्कत हो रही थी, उसका ऑक्सीजन का फ्लो कम हो रहा था, इसलिए हमने उसको तैयार किया। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर सहित कई जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। राजधानी देहरादून स्थित कोरोनेशन जिला अस्पताल में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की मौजूदगी में मॉक ड्रिल हुई। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट, ICU, कोविड वार्ड का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। भारत सरकार जो भी गाइडलाइन देगी हम उसका पालन करेंगे, लेकिन अभी सामान्य स्थिति और हमने दो चीज़ों पे फोकस किया है कि एक तो हम कह रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन जो है, जो भी छूट गए हैं उन पे वैक्सीन लगाने। दूसरा, टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं हम पूरे प्रदेश में। अभी तक लगभग 550 लोगों के पर डे टेस्ट हो रहे हैं, हम इसको 1000 से लेकर 1500 तक करने जा रहे हैं। मंगलवार को भी चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन देश में कोविड-19 से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए किया गया था। विगत कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंताएं पैदा कर दी हैं। देश में इस वक्त सक्रिय मरीजों की संख्या 35,199 है। सक्रिय मामलों की दर 0.08% है, तो वहीं स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73% है। पिछले 24 घंटों में 5,880 नए मामले सामने आए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ नीतेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाएं नया भारत।
और आज से हम अपने दर्शकों के लिए न्यूज नाइट में ला रहे हैं कर्नाटक के चुनावी समर पर अपना खास सेगमेंट कर्नाटक का रण। इसमें होगी चुनावी बिसात की हर खबर और उससे जुड़े तमाम आंकड़े और उनका विश्लेषण। कर्नाटक में सियासी गतिविधियां तेज हो रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस में चुनावी बैठकों का दौर जारी है, तो साथ ही उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन हो रहा है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर जहां दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने बैठक की, वहीं भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में उम्मीदवारों के नामों को लेकर अभी भी मंथन जारी है। पार्टी इस संबंध में कई दौर की बैठक कर चुकी है। We had a marathon meeting yesterday, today at different levels. In fact, day before yesterday also we had a marathon meeting. We have gone in depth and in detail over all 224 constituencies, and we have studied the history of the constituency after delimitation, behavior of the constituencies as well as our performances, and we had presented certain things, but some more information was needed and it was asked by the parliamentary board. So today we have met once again and we got all the information and provided now. Secondly, we have also sat and discussed the roadmap for the campaigning in the entire state. And अपनी रणनीति को मजबूत करने के सिलसिले में भाजपा ने राज्य के हुबली में वॉर रूम खोला है, जहां से पार्टी धारवाड़, खड़ग, हावेरी और उत्तरी कन्नड़ जिलों पर निगरानी रखेगी। उधर कांग्रेस भी दावा कर रही है कि अगली सरकार उसी की बनेगी। The people of Karnataka and India have full faith in the double engine sarkar. The other side is the trouble engine. The engines are troubled. One is going left, the other is going right. The lust for power is there. Karnataka is a state that is very close to the heart of our respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji. का संसाधन खा गए 40% कमीशन से। अब कर्नाटक के लोगों का स्वाभिमान को खाना चाहते हैं, पर ध्यान रहे सिर्फ 1 महीने का अंतर रहा है। 13 मई को कांग्रेस सरकार आएगी। कोई भी हालत में नंदनी को कोई नाखून से भी टच नहीं कर पाएगा। कर्नाटक के स्वाभिमान की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा, ये मैं आपको विश्वस्त करता हूं। विधानसभा चुनाव के समय नेताओं को अपने क्षेत्रों में विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी से जुड़ा है, जिन्हें विकास कार्यों की अनदेखी करने के कारण स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कर्नाटक चुनाव का सियासी पारा हर दिन चढ़ रहा है। आइए एक नजर डालते हैं क्या है मौजूदा विधानसभा की तस्वीर, साथ ही कौन से मुद्दे भी हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा हावी हैं। शुरुआत करेंगे कर्नाटक विधानसभा की 225 सीटें हैं, इसमें से 224 पर चुनाव हो रहा है। 1 सीट नॉमिनेटेड एमएलए के लिए सुरक्षित है। आरक्षित सीटें इसमें 36 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 15 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2018 की जो तस्वीर है विधानसभा की, उस पर भी एक नजर डालते हैं। 224 सीटों में बीजेपी के पास 120 थी 2018 के चुनाव में, कांग्रेस के पास 72, जनता दल सेक्युलर के पास 30 सीटें। हालांकि इन 5 सालों में कई ऐसे बदलाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें बढ़ी हुई हैं, कांग्रेस के कुछ विधायक एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए, तो उसने तस्वीर को बदला भी। कर्नाटक चुनाव के मुद्दे जो रहे हैं वो विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी जहां जनता के बीच 5 साल में किए विकास कार्यों को लेकर और डबल इंजन की सरकार के नारे के साथ चुनाव मैदान में है, तो वहीं विपक्ष ने भ्रष्टाचार को बड़ा मामला बनाया है और वो जनता के बीच सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर एक मुद्दा बना रही है। टीपू सुल्तान एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ हमने देखा कि 5 साल में कुछ ऐसे मसले जो बड़े हुए हैं, वो आरक्षण मुद्दा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच आरक्षण को लेकर कई मोर्चे खुल गए हैं। हिजाब मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा इस पूरे चुनाव में और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण में मिलेगा लाभ। ये जो कुछ तब्दीलियां की गई हैं
उसका भी एक तरह से इस चुनाव में असर देखा जा रहा है। राज्य में आरक्षण की जो राजनीति है उसमें मुसलमान 4% आरक्षण खत्म किया गया है। मुसलमानों के लिए ये एक बड़ा मुद्दा रहा। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण में लाभ मिलेगा। इसका साथ ही साथ लिंगायत आरक्षण को 7% किया गया, 2% बढ़ाया गया है। और वोकलिंगा आरक्षण 6% है, जिसमें भी 2% का इजाफा किया गया है। वहीं ओबीसी आरक्षण 32%, अनुसूचित जाति 17% और अनुसूचित जनजाति 7%। तो आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनने जा रहा है, ये भी देखेंगे। साथ ही साथ आइए अब आपको समझाते हैं कि कर्नाटक को अगर क्षेत्रवार सीटों में 224 सीटों का अगर विभाजन करें तो किस तरह से कर्नाटक की क्षेत्रवार विभाजन में कैसा कर्नाटक दिखता है। बेंगलुरु की 32 सीटें हैं, जिसमें 2 जिले आते हैं। साथ ही अगर मध्य कर्नाटक की बात करें तो इसमें 35 सीटें हैं, 5 जिले हैं। बीजेपी के पास इसमें 24 सीटें थी, कांग्रेस के पास 11 थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तटीय कर्नाटक में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का एक तरह से मुकाबला दिखाई देता है। 21 सीटें हैं तटीय कर्नाटक की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में 21 सीटों पर एक तरह से अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं हैदराबाद कर्नाटक की अगर 31 सीटों की हम बात करें, जिसमें 5 जिले हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 12, कांग्रेस के पास 15 और जेडीएस के पास 4 सीटें। तो ये आपको क्षेत्रवार स्थिति दिखाई दे रही है कर्नाटक की। मुंबई कर्नाटक, ये मुंबई कर्नाटक भी वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा एक तरह से सीटों का हिस्सा माना जाता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 30 है, कांग्रेस को 17, जेडीएस को 2 और केपीजेपी को 1 सीट मिली है। 50 सीटें हैं, 6 जिले आते हैं मुंबई कर्नाटक में। तो कर्नाटक की पूरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। दक्षिण कर्नाटक भी एक तरह से बड़े इलाकों में से आता है। इसमें 55 सीटें हैं, 8 जिले हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिणी कर्नाटक के हिस्से में मात्र 9 सीटें ही 2018 में आई थी, कांग्रेस के पास 17, लेकिन जेडीएस का बड़ा गढ़ है, यहां से 27 सीटें जेडीएस ने जीती थी। बीएसपी के पास 1 सीट है, निर्दलीय 1 इस सीट से है। तो ये क्षेत्रवार एक तरह से हमने आपको बताया है कि क्या कर्नाटक की स्थिति दिखाई दे रही है, कौन कौन से इलाके में किस राजनीतिक पार्टी की सबसे ज्यादा वर्चस्व दिखाई दे रहा है। और ज्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी साथी संवाददाता आयशा खानम। आयशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आयशा समझना चाहेंगे कि 2018 से 2023 का चुनाव किस तरह से अलग दिखाई दे रहा है। मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन जो क्षेत्रवार जो एक तरह से राजनीतिक पार्टियों ने जो अपनी तरक्की की थी सीटों के लिहाज से, और इस 5 साल में उस तस्वीर में क्या तब्दीली दिखाई दे रही है। जी देखिए, तो ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि कर्नाटक का ये चुनाव जो है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक सेमीफाइनल है। तो इसमें तमाम पार्टियां अपना पूरा वर्चस्व इसमें लगा रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये इस चुनाव पर सबकी नजर रहेगी, पूरे देश की नजर रहेगी, और इस चुनाव के आउटकम जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं एक इशारा करेंगे कि देश का मूड क्या है। लेकिन इस चुनाव की अगर हम बात करें तो ये पहला चुनाव होगा जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येडियुरप्पा एज ए कैंडिडेट नहीं होंगे। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। जेडीएस के नेता श्री देवेगौड़ा कह रहे हैं कि ये भी उनका आखिरी चुनाव है। तो ये दिलचस्प पर्सनालिटीज के हिसाब से देखा जाए तो समीकरण है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कर्नाटक में जो डबल इंजन सरकार की बात लगातार शुरू से हो रही है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और कर्नाटक में भी बीजेपी सरकार है, ये डबल इंजन सरकार का फायदा पूरे राज्य को हुआ है। और ऐसे में इन पूरे 5 सालों में क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है और राज्य में बीजेपी सरकार है, तो दोनों ने मिलकर कर्नाटक के विकास में पूरी विकास के लिए पूरी कोशिशें की है, तमाम स्कीम्स लागू हुई हैं। और ऐसे में इस चुनाव में केंद्र सरकार के जरिए आने वाली स्कीम्स के लाभार्थी जो हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा रहा कि केंद्र और राज्य में एक सरकारी एक पार्टी की एक आइडियोलॉजी की सरकार होने के चलते विकास हो पाया है। तो ये बहुत ही दिलचस्प है और यही मुद्दा बीजेपी इस चुनाव में आगे रखने जा रही है कि इस चुनाव का बीजेपी के पास जो नारा है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है। तो ये अहम बात होगी इस चुनाव में।
जी आयशा, विपक्ष ने भी अगर कांग्रेस की बात करें, जेडीएस 2018 में जहां अलग अलग चुनाव लड़े थे, फिर साथ आए और फिर एक बार अलग दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति भी अगर हम देखें तो कर्नाटक चुनाव को लेकर काफी पहले से बनाई गई है। जो तमाम फेरबदल बड़े हुए हैं कांग्रेस में वो बताते हैं। क्या आपको लगता है कि मुद्दों के लिहाज से वो कौन से मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, या राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े मुद्दे इस समय इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं? जी, कांग्रेस के लिए देखिए ये करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक का गढ़ रहा हमेशा से। जब तक कि बीजेपी ने कांग्रेस का ये वहम तोड़ा और बीजेपी में दक्षिण में पहली बार बीजेपी सरकार बनाई कुछ साल पहले। लेकिन अब ये कांग्रेस कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपना गढ़ को किसी न किसी तरह से वापस ले। और अगर कर्नाटक में इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब होता है, कांग्रेस नहीं जीत पाती, तो जाहिर है दक्षिण में भी कर्नाटक अपना जो प्रेजेंस है, अपनी जो पहचान है वो पूरी तरह से खो देगी। और रही बात मुद्दों की, हमेशा से कर्नाटक में मुद्दे राज्य सरकार जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, असेंबली इलेक्शंस होते हैं और लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, तो हमेशा से यहाँ के लोग बड़ी ही समझदारी के साथ मुद्दों को अलग अलग करके उस हिसाब से वोट करते हैं। तो राज्य के जो मुद्दे हैं, राज्य में जो मुद्दे रहे हैं वो और केंद्र में इस समय जो मुद्दे हैं वो अलग अलग नजर आते हैं। तो ऐसे में यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने नेतृत्व को यह कहा है कि जब प्रचार शुरू होगा तो ये जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करे या फिर उन पर टीका टिप्पणी किए बगैर कर्नाटक में जरूरी बात हो जाती है, अहम हो जाता है कि स्थानीय मुद्दों को उठाया जाए, ना कि अडानी जैसा इशू, ना पार्लियामेंट वाले मुद्दे। क्योंकि कर्नाटक की जनता बहुत ही समझदार है और हमेशा से स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट करती है। तो कांग्रेस ये कह रही है कि अगर मुद्दे उठाने हैं तो करप्शन का मुद्दा जो है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो कांग्रेस जोर शोर से बना रही है। एक कैंपेन की तरह कांग्रेस ने कुछ समय पहले जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तब से उसको एक मोमेंटम दिया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी विकास का मुद्दा सामने रख रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर डबल इंजन सरकार है। तो लगातार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई डबल इंजन सरकार का वास्ता देते हैं, किसानों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, केंद्र सरकार से आई हुई स्कीम्स की योजनाओं की बात करते हैं, जो विकास योजना यहाँ पर लागू हुई, जो हाईवे बने और एयरपोर्ट्स बनी, तमाम चीजें जो है वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं। तो कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि अपनी तरफ से बीजेपी पर हमला करें और करप्शन एक अहम मुद्दा बनाकर उठाए। और बीजेपी भी कांग्रेस के जो पिछली सरकार में जो स्कैम्स हुए थे, जो डीनोटिफिकेशन के स्कैम हुए थे सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री के रहने के चलते, ये मुद्दे भी बीजेपी उठा रही है। लेकिन अहम बात यह होगी कि बीजेपी विकास के आधार पर लोगों के सामने जाएगी और विकास ही एक मुद्दा रहेगा। बिल्कुल आयशा, जनता के बीच चुनाव तक पहुंचते पहुंचते वो कौन से मुद्दे रहेंगे जो जनता के लिए भी बेहद अहम होंगे, इस पर चर्चा हम रोज करेंगे, क्योंकि ये खास सेगमेंट न्यूज नाइट में शुरू किया गया है। कर्नाटक का रण हर दिन, कर्नाटक चुनाव से जुड़ी कुछ जानकारियां और एक विश्लेषण आपके साथ हम साझा करेंगे। आज की इस जानकारी के लिए आयशा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान, कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान, कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान, मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी। AIC। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि
उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। केंद्र सरकार ने सेना में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं। लड़ाकू विमानों से लेकर युद्धपोतों पर तैनाती के बाद अब सेना आर्टिलरी में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने जा रही है। इसका सीधे मायने ये हैं कि आने वाले वक्त में महिलाएं लड़ाकू विमानों से लेकर युद्धपोतों पर तैनाती के बाद तोप से भी दुश्मनों को धूल चटाएंगी। भारतीय सेना ने सेना की आर्टिलरी शाखा में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में महिलाएं लड़ाकू विमान से लेकर युद्धपोत पर तैनाती के बाद अब महिलाएं तोप भी चलाएंगी। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेना चरणबद्ध तरीके से OTA चेन्नई से सेना के कमीशन होने वाली महिलाओं में से करीब 10% को आर्टिलरी में तैनाती करने की तैयारी कर रही है, जिससे आर्टिलरी शाखा में महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जा सके। परमानेंट कमीशन के बाद अब एक और क्षेत्र में सेना ने महिलाओं के लिए दरवाजे खोले हैं। अब महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक आर्टिलरी में शामिल किया जाएगा, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में महिलाएं ऑफिसर्स के हाथों में बोफोर्स, होवित्जर, K9 वज्र जैसी तोपों की कमान होगी। इस समय आर्टिलरी में लगभग 300 रेजिमेंट और लगभग 5000 अधिकारी हैं और भारतीय सेना के इस कदम को सेना को जेंडर न्यूट्रल बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। जहाँ तक की काबिलियत का सवाल है, किसी की भी कोई कमी नहीं है। जहाँ तक उनके दिलचस्पी का सवाल है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। उनके सोच और उसका जो खुद का मैं कहूँगा मनोबल है, हमेशा ऊंचा रहता है। तो ये सोचना कि वो क्योंकि विमेन ऑफिसर्स हैं और मेल ऑफिसर्स के साथ लेकर सपोर्टिंग हम है, वो कोई फ्रंट लाइन में नहीं है, लेकिन फ्रंट लाइन में बहुत आगे है। गन पोजीशन ऑफिसर्स बनेंगे और पूरा भाग लेंगे। मुझे लगता है कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि उनमें कोई किसी प्रकार की कमी है। और अभी फर्स्ट बैच आएगा जिसमें तकरीबन हो सकता है 5-6 ऑफिसर्स पासिंग आउट कोर्स से ज्वाइन करें। तीनों सेना में महिलाओं को साल 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल करने का फैसला किया गया था। ये पहली बार था जब महिलाओं को भारतीय सेना में चिकित्सा के बाहर भर्ती होने की अनुमति दी गई। इसके बाद साल 2015 में भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू इकाई में शामिल करने का फैसला किया गया। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेना की गैर लड़ाकू इकाइयों में महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष के समान ही स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया। इससे पहले अधिकतर महिलाओं की भर्ती सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत होती थी। साल 2021 में भारतीय नौसेना ने लगभग 25 सालों के अंतराल के बाद 4 महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया और इसी साल मई के महीने में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भी महिलाओं के पहले बैच को शामिल किया गया। वर्तमान में तीनों सेनाओं में कुल मिलाकर 9118 महिलाएं हैं। सरकार प्राथमिकता के आधार पर सेनाओं में उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। यही वजह है कि साल 2019 की तुलना में साल 2020 में भारत की तीनों सेनाओं में महिलाओं की संख्या में बढ़त देखी गई है। अब महिलाएं लड़ाकू जहाज उड़ाने, पानी के जहाज पर अहम जिम्मेदारी संभालने के साथ ही स्पेशल ऑपरेशन के जरिए दुश्मन को सबक सिखाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। भारतीय सेना में सबसे ज्यादा महिलाएं नेवी में काम कर रही हैं। नेवी में लगभग 6.5% महिलाएं हैं, जबकि नौसेना में 600 महिला ऑफिसर्स और भारतीय वायुसेना में इनकी संख्या लगभग 1607 है। इसके अलावा सेना की मेडिकल शाखा में करीब 1670 महिला डॉक्टर्स, 190 डेंटिस्ट और 4750 नर्सेस हैं। बीते 6 सालों में भारतीय सेना में महिलाओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। साल 2019 के आंकड़ों को देखें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना में महिलाओं की संख्या 3.8% है, जबकि वायुसेना में इनकी संख्या 13 और नौसेना में 6% है। सुधीर यादव, DD न्यूज, दिल्ली। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग बेन की अमेरिका यात्रा के बाद से चीन बिफरा पड़ा है। चीन ने सोमवार को ताइवान से लगे समुद्री बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन आक्रामक युद्धाभ्यास किया है। इतना ही नहीं, चीन ने अपने सैन्य अभ्यास के रूप में ताइवान और उसके आसपास के समुद्र में मौजूद प्रमुख लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए मॉक ड्रिल की है। ताइवान ने चीन द्वारा ताइवान के पास 70 लड़ाकू विमानों और 11 पोतों की तैनाती का दावा किया है। इस बीच चीन ये सैन्य अभ्यास उस समय कर रहा है जब अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों ने चीन से आग्रह किया है कि वह कैलिफोर्निया में हुई ताइवानी राष्ट्रपति की बैठक पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया न दी जाए।
फ्रांस के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को पेरिस में बिजनेस समिट का आयोजन होगा। केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसके आयोजन की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें भारत और फ्रांस के मुख्य कार्याधिकारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। भारत और फ्रांस के संबंधों को लेकर यहां पेरिस में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति, कला, म्यूजिक, डांस से लेके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तक के विषयों पर चर्चा होगी। एक बिजनेस समिट भी आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे ट्यूसडे को, जिसको भारत की तरफ से पीयूष गोयल हमारे मंत्री हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो को चेयर करेंगे। और इस बिजनेस समिट में कई मुद्दों पर विषयों पर चर्चा होगी, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, जो प्रशांत महासागर क्षेत्र हो, डिफेंस हो, रक्षा, तो इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा गर्मी का मौसम आते ही हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। प्रकृति वर्षा के रूप में जल का सुंदर उपहार देती है, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसका सदुपयोग नहीं करते। अगर हम बारिश के पानी का समझदारी से संचयन करें तो ये बर्बाद नहीं होगा और दुनिया को जल संकट का सामना करने का कोई कारण नहीं होगा। 30 जून 2019 को अपने दूसरे कार्यकाल में मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए जन भागीदारी का आह्वान किया। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है, सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जनशक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। और न्यूज नाइट में आज इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ और खास खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। चुनाव आयोग ने एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। महाराष्ट्र में एनसीपी राज्य दर्जा प्राप्त राजनीतिक पार्टी रहेगी। चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। सीपीआई अब केरल, मणिपुर और तमिलनाडु में राज्य दर्जा प्राप्त राज्य स्तर की पार्टी मानी जाएगी। वहीं चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी होने की सभी शर्तें पूरी की हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बन रही जोजिला टनल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि 1 साल के अभ्यास, परामर्श और शोध के बाद हमने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इस टनल के बनने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन में 2 से 3 गुना की वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। टनल का 38% काम पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट की लागत 5000 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले स्थित बागीचा ब्लॉक में पहाड़ी कोरवा परिवार के 4 सदस्यों की खुदकुशी का मसला अब राजभवन पहुंच गया है। सामूहिक आत्महत्या मामले को लेकर भाजपा विधायक दल ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। आत्महत्या मामले की जांच कर लौटे भारतीय जनता पार्टी की 6 सदस्यीय जांच टीम ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले की जाँच हाईकोर्ट से करने की मांग की। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस योजना को राष्ट्रहित और सेना को बेहतर बनाने के लिए बताते हुए इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया था। हालांकि अग्निपथ योजना के आने से पहले एयरफोर्स में नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे सभी उम्मीदवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 अप्रैल को सुनवाई करने को तैयार हो गया है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने परिसर में वजू के लिए पर्याप्त व्यवस्था की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को ही सुनवाई की मांग की। मुस्लिम पक्ष के वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला उठाया और कहा कि रमजान की वजह से नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन वजू की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 14 अप्रैल को ही सुनवाई हो सकेगी, उससे पहले संभव नहीं है।
न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।